In the court of justice, both the parties know the truth, but it is the judge who is on trial. पॉलिटी में एक अच्छा अप्रोच क्या है वैल्यूडेशन करने का? देख रहे हैं कि रिजर्वेशन के बारे में योगेंद्र यादव ने क्या कहा है, रामचंद्र गुहा ने क्या कहा है. जुडिशरी इन इंडिया विल नॉट प्ले अ पैसिव रोल, इट विल बी एन एक्टिव पार्टिसिपेट इन इंडिया सोशल रेवोल्यूशन. बीकू पारेख ने कहीं ना कहीं जुडिशियल को गवर्नेंस के बारे में बात किया है. कार्सिनोजेनिक इंडियन पॉलिटिक्स है, मतलब हमारे पॉलिटिक्स को जो कैंसर हुआ है, करप्शन का जो कैंसर है, उसको कीमोथेरेपी के रूप में ठीक करती है. मिलान वैष्णव, ठीक है, उनके बुक का नाम है व्हेन क्राइम पेज मनी एंड मसल पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स. आर का जो एग्जांपल्स है हमें देना पड़ेगा कि सर्विस प्लस आरटीपीएस, ई ऑफिस, पासवान, बेल्ट्रॉन सब चार्ज जाता है. अगर आप इसको टारगेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको चीजें मुश्किल होने वाली है, क्योंकि गुहा ने क्या बोला है, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है, स्टेटमेंट है गुड सेल्फ ऑफ यूरोपियन लैंग्वेज इज फार बेटर देन द एंटायर लिटरेचर ऑफ द ईस्ट. प्यारे बच्चों, ये है कि ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, तो लिखते लिखते सीख जाएंगे तो ये अप्रोच मेरे हिसाब से सही नहीं है. गिव मी 6 hours टू कट अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 टू शार्पन माय एक्स. जो कैंडिडेट है उन्होंने कैसे जो एक अच्छे डायग्राम के साथ जो चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है. क्वेश्चन है, हम लोग मैप के थ्रू अच्छे से दिखा सकते हैं. एक टेबल बना, द मोर यू स्वीट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर. गुड मॉर्निंग एवरीवन, सिविल सेवा मार्गदर्शन में आपका स्वागत है. जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे बोर्ड पे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आंसर राइटिंग. और ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे चर्चा करने से पहले हम एक बात बताना चाहेंगे आप लोगों को कि 70वीं बीपीएससी का जो पीटी का रिजल्ट है वो जल्द ही आज या कल में आने वाला है. तो कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में एक हमेशा से क्यूरियोसिटी रहती है कि सर मेंस आंसर राइटिंग पे सर हम लोग को कैसे ध्यान देना है, कैसे हम लोग एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, हम लोग को सर अपने आंसर में क्या हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि हमें 1 नंबर 2 नंबर या कुछ हर एक आंसर में कुछ बेहतरी हम लोग कर सकते हैं. तो इस पे ये सेशन है, और ये सेशन जो है ये स्पेशली आंसर राइटिंग पे फोकस करेगा, ठीक है ना. और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे आंसर राइटिंग को लेकर के हम एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं. और ये सीएसएम का एक नया इनिशिएटिव है जो फोकस करता है कि आप मेंस में इतना अच्छा मार्क्स लाएं ताकि ये एग्जाम निकालना आपके लिए केक वॉक हो जाए. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आंसर राइटिंग पे. आप लोग देख सकते हैं कि ये बोर्ड पे सबसे मेन चीज क्या है, आर्ट, आंसर राइटिंग, मास्टर द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग. तो हम लोग को फोकस करना है कि आंसर राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है. एक हमारे अंदर टेंडेंसी होता है सर आंसर राइटिंग अब एग्जाम में काफी टाइम हम लोग आराम से लिख लेंगे, बाद में लिख लेंगे, आंसर ही तो है सर, लिख लेंगे. लेकिन इस टेंडेंसी से कभी आप अच्छा मार्क्स से एग्जाम पास नहीं कर सकते. आप लोगों को मेंस के कट ऑफ, बस कट ऑफ नहीं क्लियर करना है, मेंस का कट ऑफ से आपको 20 नंबर 30 नंबर 40 नंबर एक्स्ट्रा लेकर के आना है. ठीक है, इसलिए आप लोग को ट्राई करना है कि हम लोग को इस आर्ट को मास्टरी करना है. ठीक है, तो आज के सेशन का पूरा कोर आइडिया है कि हम लोग आंसर राइटिंग का जो आर्ट है उसको कैसे सीखेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. चलिए, ये जो पहला स्लाइड है हमारे पीछे है कि व्हाई सो मच एफर्ट टू लर्न द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग. जनरली लोगों के दिमाग में परसेप्शन होता है सर आंसर राइटिंग के पीछे इतना मेहनत क्यों. हम लोग बचपन से सर आंसर लिखते हैं, स्कूलों में लिखे हैं, कॉलेज में लिखे हैं, यूनिवर्सिटी में लिखे हैं, तो फिर आंसर राइटिंग के पीछे इतना मेहनत क्यों. तो उसका जवाब मेरे प्यारे बच्चों ये है कि ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, ये कॉलेज स्कूल का एग्जाम नहीं है. आप लोगों को अपने आंसर को एक अच्छे स्ट्रक्चर, एक अच्छे फ्लो, एक अच्छे कंटेंट के साथ लिखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप बीपीएससी में एक अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर सकते हो और अपने जो फ्यूचर आपका जो सपना है एसडीएम डीएसपी बनने का उसको पूरा कर सकते हैं. ठीक है, तो आज का पहला स्लाइड का पहला पार्ट है कि जनरली एक बच्चों में टेंडेंसी होता है कि सर आंसर राइटिंग के पीछे इतना मेहनत क्यों. हम लोग सीधा आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, लिखते लिखते सीख जाएंगे. तो लिखते लिखते सीख जाएंगे तो ये अप्रोच मेरे हिसाब से सही नहीं है. आप लिखते लिखते क्या सीखिएगा, आपको पता कैसे चलेगा आपके आंसर में क्या गलती है, आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं ताकि आपको आंसर में 1 नंबर 2 नंबर कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए. ठीक है ना, तो ये टेंडेंसी आज के बच्चों में देखा जाता है कि हम लोग सीधा आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, लिखते लिखते सीख जाएंगे. लिखना है पर लिखते लिखते ये भी जानना है कि हमको कैसे लिखना है, अपने आंसर में सुधार क्या करना है, कैसे उसको बेहतर करना है ताकि हम लोग में जो कमी है उसको दूर कर सके. एक और टेंडेंसी है कि सर आंसर ही तो है, लिख लेंगे. अगर आप लिख लीजिएगा, एवरेज आंसर लिखिएगा तो आपको एवरेज मार्क्स मिलेगा. अगर आपको अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है मेंस, तो आपको अच्छा आंसर लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो हम लोग को इस पर ध्यान देना है कि लिख लेंगे वाला जो नोशन है, जो हम लोग टालते हैं कि सर लिख लेंगे बस किस तरह पेपर भर देंगे, तो यूनिवर्सिटी नहीं है, बीपीएससी है.
बीपीएससी क्वालिटी की तलाश करता है कि एक अच्छा क्वालिटी आंसर हमको मिले, हम उसको रिवॉर्ड देंगे, तभी आप एक अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकते हैं, अपना जो सपना है एसडीएम डीएसपी बनने का उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को इस नोशन से बाहर निकलना है कि सर आंसर ही तो है, लिख लेंगे सर, लिखते लिखते सीख जाएंगे, ये नहीं करना है। ठीक है, एक बहुत अच्छा कोट है जो मुझे इस संदर्भ में रेलेवेंट लगता है कि इंग्लिश में कहते हैं कि गिव मी 6 hours टू कट अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 टू शार्पन माई एक्स। ये जो कोट है, इस कोट का मतलब बहुत डीप है और हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है। गिव मी 6 hours टू कट अ ट्री, आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 टू शार्पन माई एक्स। ठीक है, इस कोट का मतलब यह है कि अगर हमें कोई काम करना है, हमारे पास 2 महीने 3 महीने का टाइम बचा है मेंस के लिए, ऐसा नहीं कि हम आज से आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे और बिना किसी स्ट्रेटजी के लगातार आंसर लिखते चले जाएंगे। नहीं, हमें क्या करना है कि हमें पहले एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा कि हम कैसे आंसर लिखेंगे, आंसर कैसे लिखना है, उसमें हम बेहतरी कैसे कर सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रॉपर प्लानिंग और राइट एग्जीक्यूशन जो है, एक राइट गाइडेंस में, इसका नीड है हम लोग को एक अच्छा आंसर लिखने के लिए। ठीक है, तो ये कोट हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है कि गिव मी 6 hours टू कट अ ट्री, आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग माई एक्स। ठीक है, और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग का जो रोल है आंसर राइटिंग में, कि कैसे हम लोग एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं और उसका फिर एग्जीक्यूशन राइट डायरेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइट डायरेक्शन कहां से आएगा? एक प्रॉपर गाइडेंस से आएगा। गाइडेंस कहां से मिलेगा? वैसे लोगों से मिलेगा जिन्हें इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, जिन्होंने आंसर लिखा है, जिन्होंने इस फील्ड में एक अच्छा स्कोर लाया है, जो कहीं ना कहीं इस फेज में एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं, जो मेंस लिखे हैं, जो इंटरव्यू तक गए हैं, जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, जिनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए ये जो आंसर राइटिंग का आर्ट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं इस चीज को हम लोग को देखना है कि आंसर राइटिंग में मेहनत करना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छा मेंस में मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज क्लियर है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो दिखाता है कि हमें किन किन चीजों पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, ये दिखाता है कि हमें किन किन चीजों पे काम करने की जरूरत है। जैसे ये दिखाता है कि हैविंग नॉलेज इज अ प्री रिक्विजिट, मतलब एक नॉलेज का जो बेस है, बेयर मिनिमम नॉलेज तो रिक्वायर्ड है इस एग्जाम के लिए, उसके बिना आप ना पीटी क्लियर कर सकते हैं ना मेंस लिख सकते हैं। तो बेयर नॉलेज का तो एक बेस रिक्वायर्ड है, जो कि आप पीटी क्लियर करके आए हैं, आप मेंस लिखना जा रहे हैं, तो आपके पास तो नॉलेज बेस है ही, तो वो तो प्री रिक्विजिट है, मतलब उसका नीड तो आपके पास है ही। लेकिन केवल उतने से काम नहीं चलेगा, इट इज नॉट इनफ, केवल उतने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या चाहिए? यू नीड टू मास्टर द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। मैं बार बार इस आर्ट वर्ड पे क्यों फोकस कर रहा हूं? इसलिए फोकस कर रहा हूं कि यू नीड टू मास्टर द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। ठीक है, नॉलेज के बियॉन्ड, नॉलेज के बियॉन्ड एक आर्ट है। ठीक है, आंसर राइटिंग का, वो आपको सीखना है। ठीक है, हम लोग उस पर काम करने के लिए आए हैं। अगला इसमें स्लाइड में क्या कहता है? वी डू नॉट हैव टू राइट एन आंसर, वी हैव टू राइट अ गुड आंसर। और गुड आंसर कैसे लिखना है ये हम लोग आज देखेंगे, और वो कैसे आएगा जब हम लोग इस आर्ट को सीखेंगे। और वी नीड टू प्रैक्टिस इट बिफोर हैंड। हम लोग ऐसा नहीं है कि इसको सीख करके घर बैठ जाएंगे और हम लोग अच्छा आंसर लिख सकते हैं। हम लोग को अच्छे से इसको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी हम लोग एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस आर्ट को सीखने के लिए हम लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। आज के सेशन का सबसे क्रक्स पॉइंट इसी स्लाइड में है। आज के सेशन का कोर आइडिया है, मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कहिए, आज का यही है। हम लोग को फोकस इन्हीं तीनों चीज पे करना है, और इन तीन पे कैसे करना है? इस ऑर्डर में इस पे काम करना है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर रहेगा नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3।
यहां पे क्या लिखा है, क्रोनोलॉजी, ठीक है, आप लोग क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है, स्टेटमेंट बहुत फेमस रहा है, आप लोग क्रोनोलॉजी समझिए। पहला चीज, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, किसी भी कंडीशन में आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है एग्जाम हॉल में, चाहे वो लॉन्ग आंसर्स हो, शॉर्ट आंसर्स हो, किसी भी कंडीशन में, चाहे वो ऐसे हो। अगर आप क्वेश्चन छोड़ करके आते हैं तो समझिए कि आप खुद अपने आप को उस रेस से बाहर कर रहे हैं। ये इस एग्जाम के लिए सुसाइडल है। मेंस में आपको सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन छोड़ करके एग्जाम हॉल से नहीं आना है। लेट्स से अगर क्वेश्चन आपके पढ़े हुए चीजों से बाहर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पर एक एवरेज आंसर लिख करके आइए, आपको उसके बारे में जो पता है लिख करके आइए, लेकिन छोड़ करके आंसर नहीं आना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किस चीज पे ध्यान देना है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन एनी केस, क्लियर है। उसके बाद सेकेंड चीज जो है वो है कंटेंट। एक बहुत ही फेमस सेइंग है सोशल मीडिया वर्ल्ड में, कंटेंट इज द किंग। सेम आंसर राइटिंग में भी है, कंटेंट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके एक आंसर में, और कंटेंट इनरिचमेंट जो है वो उसके बिना एक अच्छा आंसर आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, उसके बाद है कंटेंट। कंटेंट पे कैसे काम करना है, कंटेंट अच्छा कैसे करना है, वो आपको हम आगे दिखाएंगे, लेकिन ध्यान ये देना है कि अगर आपके आंसर में एक एवरेज कंटेंट है तो आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और तीसरा है प्रेजेंटेशन। आपका आंसर देखने में कैसा लगता है, उसका स्ट्रक्चरिंग कैसा है, फ्लो कैसा है, वो मैटर करता है। जनरली मार्केट में देखिएगा कि सब कोचिंग के लोग बोलते हैं कि यार, बच्चे पूछते हैं कि सर क्या करें, हम एक आंसर लिख रहे हैं पर हमें अच्छा मार्क्स नहीं मिल रहा है, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो उनको रिकमेंडेशन मिलता है कि आप अपने आंसर को अपने फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए, प्रेजेंटेशन बनाइए। प्रेजेंटेशन अच्छा करना है, लेकिन कब करना है, पहले इस पे काम करना है, फिर इस पे काम करना है, और उसके बाद लास्ट में इस पे काम करना है। काम इस ऑर्डर में होना चाहिए, क्लियर है। सबसे पहले अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, दूसरा है कंटेंट इनरिचमेंट, तीसरा है प्रेजेंटेशन। इस चीज को अच्छे से आप लोग गांठ बांध लीजिए, क्लियर है ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, और कैसे इस पे ध्यान देना है, ठीक है। सबसे बड़ा चीज इसके लिए है टाइम, टाइम मैनेजमेंट। हम लोग को अपना टाइम पेपर में एग्जाम हॉल में ऐसे मैनेज करना है ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। और ये हम कैसे करेंगे ये आपको दिखाते हैं, ठीक है। आपके पास दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसमें आपको 20 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, 20 मिनट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। तो ये पहला रूल है आपका टाइम मैनेजमेंट का, 20 मिनट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एंड 5 मिनट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब तो मेन से बुकलेट मिलता है हम लोग को, तो हमारे पास पेज भी लिमिटेड है, तो ये भी ध्यान देना है कि लॉन्ग क्वेश्चन को आपको 5 पेज में खत्म करना है, ऑन एन एवरेज 5 पेज या उससे कम में, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको 2 पेज या उससे कम में खत्म करना है, क्लियर है ये चीज। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, हम लोग को टाइम डिवाइड करना है अपना, एक लॉन्ग क्वेश्चन पे हमको 20 मिनट ही देने हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन पे हमें 5 मिनट ही देने हैं, क्लियर है ये चीज। और आप इसका प्रैक्टिस कहां करेंगे, टेस्ट सीरीज में, अच्छे से इसका प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट सीरीज में, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत कभी ना हो, और आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आए, क्लियर है ये चीज। चलिए अब अगला अप्रोच पे आते हैं। ये कहता है कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा मार्क्स फेच करेंगे आपको। और जनरली हमने देखा है बीपीएससी में कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं वो 3 पार्ट, 4 पार्ट या उससे अधिक पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, और उनके भी क्वेश्चंस के सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपके दिमाग में एक पहले फ्लो होना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, आप एक पार्ट दूसरे पार्ट से लिंक करेंगे, आप एक अच्छा इंट्रो लिखेंगे, आप एक अच्छा कंक्लूजन लिखेंगे,
ठीक है, इसीलिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को पहले टैकल कीजिए। क्लियर है ये चीज? उसके बाद ट्राई कीजिए कि हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को टैकल करें। ठीक है, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में फोकस किस पे करना है? फोकस करना है फैक्ट्स पे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में फोकस करना है फैक्ट्स पे, और दूसरा फोकस करना है किस पे? माइंड मैप्स पे। ठीक है, बहुत ज्यादा फोकस इंट्रो, बहुत ज्यादा फोकस कंक्लूजन पे नहीं करना है। 2-3 लाइन का इंट्रो, 2-3 लाइन का कंक्लूजन लिख देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन फैक्ट्स, क्वेश्चन के बारे में, सॉरी टॉपिक के बारे में, जो भी पूछा गया उसके बारे में फैक्ट्स, और कितने डायमेंशंस उसके हैं, अलग अलग डायमेंशन को एड्रेस करते हुए माइंड में बना करके हम उस चीज को एड्रेस करेंगे। क्लियर है ये चीज? और एक और चीज जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो यू आर आउट ऑफ द गेम। एक कहावत हिंदी में है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, यही काम है। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आ रहे हैं तो आप खुद अपने आप को इस रेस से बाहर करें। इस चीज को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लीजिए आपके लिए अच्छा है। सुनने में खराब लग सकता है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिए, किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं कंटेंट इनरिचमेंट में। कैसे हम लोग को कंटेंट इनरिचमेंट में काम करना है, कैसे हम लोग अपना कंटेंट अच्छा कर सकते हैं। कंटेंट इज द किंग। कैसे हम लोग अपना एक अच्छा कंटेंट रेडी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे थॉरो रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन का मेन कोर आइडिया क्या पूछा गया है, उसका एसेंस क्या है, उस क्वेश्चन के क्या क्या पार्ट्स पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। और क्वेश्चन का जो डिमांड है उसको समझना है। लेट्स से क्वेश्चन अगर फेडरलिज्म से आता है, ठीक है, तो फेडरलिज्म में किस चीज फोकस किया गया है? सेंट्रल स्टेट रिलेशन में फोकस किया गया है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ गवर्नर फोकस किया गया है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ग्रांट्स फोकस किया गया है, अभी हाल ही में कुछ मुद्दे चल रहे हैं उन पर फोकस किया गया है, इंटर स्टेट डिस्प्यूट फोकस किया, कहां फोकस किया गया है? कोर डिमांड क्वेश्चन का क्या है उसको हम लोग कैच करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन देखे कि फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आया है और हम लोग जो हमारे पास 4-5 पेज का नोट्स होता है उसको रट कर गए और बस उसको वहां पे जाकर वॉमिट कर दिए। तो अगर आप ऐसे कीजिएगा तो फिर कहीं ना कहीं आपको एवरेज मार्किंग मिल जाएगा। फिर आप कहिएगा सर हम लिख के तो आए थे पर हमको मार्क्स नहीं मिला। क्यों नहीं मिला आगे बताएंगे, क्योंकि लिख के आपको आए थे जो आपको याद था, जो पूछा गया वो तो आप लिखे नहीं, तो मार्क्स कहां से आएंगे? तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन का जो डिमांड है उसको एड्रेस करना है। ठीक है, जितने भी पार्ट्स क्वेश्चन के हैं एड्रेस ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, उनको अच्छे से करना है। और एक और तरीका आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको बना सकते हैं सब हेडिंग्स। इससे क्या होगा? एक मिनट, क्वेश्चन का जो पार्ट्स है उसको बना सकते हैं आप सब हेडिंग। इससे क्या होगा? इससे ये बेनिफिट होगा कि आप क्वेश्चन से भटकेंगे नहीं, आप टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे, आप कंसाइज रहेंगे, और एग्जामिनर के लिए चीजें विजिबल रहेंगी। एग्जामिनर के लिए आपके कॉपी में चीजों को देखना आसान रहेगा। एग्जामिनर को लगेगा कि आपने सारे चीजों को एड्रेस किया है, क्वेश्चन के हर एक डायमेंशन को एड्रेस किया है, और आपको एक अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर लिखने का एक अच्छा तरीका क्या है कि क्वेश्चन के जो पार्ट्स है उनको हम लोग सब हेडिंग बना करके अच्छे से एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक फ्लो के साथ हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और ये भी ध्यान देना है क्वेश्चन के आगे या क्वेश्चन के पीछे क्या लगा हुआ है। ठीक है, जो प्रीफिक्स है और सफिक्स है उस पर भी ध्यान देना है। जैसे लिखा है डिस्कस, डिस्कस क्या होता है? कंपेयर,
कॉन्ट्रास्ट, क्रिटिकली एग्जामिन, इलुस्ट्रेट। आने वाले लेक्चर की सीरीज में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, एक स्पेशल क्लास इस पे रहेगा कि आपको प्रीफिक्स सफिक्स पे कैसे काम करना है और कैसे इसके हिसाब से आंसर लिखना है। तो आपको इस पे भी ध्यान देना है, क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में हम लोग को लेके जाना है, कंपेयर करना है कि एग्जांपल देना है, क्रिटिसाइज करना है कि डिस्कस करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अभी जो हम आपको इसके बारे में बता रहे थे कि आप लोग का एक नॉर्मल क्यों रहता है सर कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया फेडरलिज्म से, क्वेश्चन आया जुडिशरी से, सर हम लोग अच्छा आंसर लिख के आए तो हम लोग को मार्क्स नहीं मिला, क्यों नहीं मिला आपको हम बताते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन गवर्नर पे आया कि गवर्नर का रोल स्टेट पॉलिटिक्स में क्या है, गवर्नर का रोल जो है कहीं ना कहीं आज के टाइम में क्या है, ठीक है। तो आपको गवर्नर का अगर से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको देखना है गवर्नर से स्पेसिफिकली किस संदर्भ में पूछा गया है, डिस्क्रिशनरी पावर पूछा गया है, स्टेट पॉलिटिक्स में रोल क्या है, क्रिटिकली इसको एग्जामिन करना है, इसके बारे में पूछा गया है कि कहीं ना कहीं जो एक आज के टाइम में फेवरेटिज्म चल रहा है कि किसी किसी पार्टी के लिए, सेंटर के लिए फेवर में काम कर रहा है, तो आपको उसके हिसाब से उस आंसर को डिजाइन करना है। आप क्या करते हैं, गवर्नर पे आपके पास 4 पेज का नोट्स बना हुआ है, आप उसको रट के जाते हैं, आप सीधा उसको सेम टू सेम वहां कॉपी करके आ जाते हैं। उससे क्या हुआ, कंटेंट तो आपके पास अच्छा था लेकिन आपने उसको स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं लिखा, उसको एक फ्लो के साथ नहीं लिखा, क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस नहीं किया, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा चीज क्या ध्यान देना है कि राइट व्हाट इज आस्क्ड, नॉट व्हाट यू नो, ठीक है। जो पूछा गया है वो लिखना है, आपको याद है वो आपको दिखाना नहीं एग्जामिनर को कि मेरे पास इतना नॉलेज है, उसको पता है कि आप पीटी पास करके आए, मेंस लिख रहे हैं, आपके पास नॉलेज है, तो उसको ये नहीं दिखाना है कि हमको सब कुछ पता है, आप जो हमसे पूछ रहे हैं हम बस आपको वो बता रहे हैं, ये अप्रोच के साथ काम करना है, ठीक है। राइट व्हाट इज आस्क्ड नॉट व्हाट यू नो, क्लियर है ये चीज, ठीक है। इसके बारे में एक और स्टेटमेंट आता है कि डोंट बीट अराउंड द बुश, ठीक है। अब ये नहीं कि हमको गवर्नर के बारे में पूछा गया था, गवर्नर के इसके बाहर कुछ उनका पावर्स लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, नहीं, जो पूछा गया डायरेक्टली उसको हिट करना है, ठीक है। डोंट बीट अराउंड द बुश, राइट टू द पॉइंट एंड ससिंक्ट आंसर। इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली जो पूछा गया उसको हम लोग को हिट करना है, आगे पीछे इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है, ठीक है। तो हम लोग यूनिवर्सिटी में करते थे कि थोड़ा मोड़ा पता है, कहानी लिख के आगे, कहानी लिख के आएंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अप्रोच क्या है कि कैसे आंसर लिखना है, एक अच्छा आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन जिसको हम लोग बोलते हैं या कंटेंट एनरिचमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कैसे करना है, ठीक है। हम लोग एक अप्रोच सिखाया जा रहा है आजकल, कहीं आजकल आप मार्केट में जाइए, किसी कोचिंग में जाइए, किसी टॉपर से पूछिए, वो बोलेंगे फ्लो चार्ट बना लो, डायग्राम बना लो, ठीक है। तो क्या सारे सब्जेक्ट में एक ही तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं? क्या सब में वो चीज अप्लाई होता है? नहीं अप्लाई होता है, ठीक है। एक कहावत है, वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी इज नॉट अप्लाइड हेयर। एक हम लोग हिंदी में देसी भाषा में कहावत है कि सब धान को हम लोग 22 पसेरी नहीं तोल सकते, ठीक है। हम लोग को ट्राई करना है कि जो डिसिप्लिन का मतलब यहां पे होता है कि सब्जेक्ट का जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से हम लोग अच्छा आंसर लिख सकते हैं, उसमें कैसे वैलिडेशन करना आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल साइंस है, आपने कभी जो पार्लियामेंट का लॉ है उसको पढ़ा है? कभी आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा है? कभी आपने नीति आयोग का रिपोर्ट पढ़ा है? कभी आपने लॉ कमीशन का रिपोर्ट पढ़ा है? कभी आप सेकंड ARC आपने पढ़ा है? क्या आप उसमें फ्लो चार्ट आपको मिलता है? क्या आपको डायग्राम मिलता है? नहीं मिलता है। आपको क्या मिलता है वहां, कहीं ना कहीं एक लीगल आपको अप्रोच मिलता है, केस लॉज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कैसे कहा, ठीक है। एक हमारे पास इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है कि कैसे पार्लियामेंट उस पर लॉ बना रही है, एक्ट बना रही है, उसके बारे में लिख सकते हैं, कमेटी ने क्या कहा, पार्लियामेंट्री कमेटी ने उसके बारे में क्या क्या रिकमेंड किया। और कहीं ना कहीं एक स्कॉलरली अप्रोच जिसको बोलते हैं कि उस टॉपिक के बारे में स्कॉलर्स ने क्या कहा है, जैसे कास्ट के बारे में रजनी कोठारी ने क्या कहा है, ठीक है ना, तो स्कॉलर्स ने उसके बारे में क्या कहा है, ठीक है, क्लियर है।
तो ये 3 अप्रोच जो है पॉलिटिकल साइंस में हम लोग को ध्यान देना है। पॉलिटी के आंसर्स में हम लोग को फोकस करना है कि हम लोग इस चीज पे ध्यान दें, ठीक है। वैसे ही हिस्ट्री में अगर पॉसिबल है तो हम लोग मैप बना सकते हैं, ठीक। मैप के अलावा क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री में मैप के अलावा हम लोग कुछ स्कॉलर्स का नाम, हिस्टोरियन का नाम लिख सकते हैं कि हिस्टोरियंस ने क्या बोला है। जैसे मान लीजिए संथाल रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट है, उसमें हमारे पास कुछ अलग लिखने के लिए क्या है, कंटेंट तो सेम है कि रिवोल्ट का कॉज क्या था, कंसिक्वेंस क्या हुआ, रिवोल्ट में क्या हुआ, क्यों फेल किया, सबके पास सेम कंटेंट है। आप कुछ नया क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप संथाल का मैप बना दिए कि संथाल एरिया में कहां पे हुआ था, या मुंडा मैप बना दिए कहां पे हुआ था। लेकिन क्या उतने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, आपको उसके अलावा भी काम करना पड़ेगा। कैसे काम कर सकते हैं, क्या काम करना है आप लोग को हम आगे दिखाएंगे, ठीक है। आप हिस्टोरियंस के बारे में लिख सकते हैं कि उनका असेसमेंट क्या था, कि क्यों जो जो संथाल था वो फेल किया, रिवोल्ट फेल किया, उनका अचीवमेंट क्या था, उनके बारे में क्या उनका असेसमेंट रहा है। क्लियर है चीज? वैसे ही ज्योग्राफी है, इसमें ट्राई करना है कि हम लोग को मैप बना के चीजों को दिखाना है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कैसे करना है। इकोनॉमी पे आते हैं। कभी आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है? कभी आप लोगों ने नीति आयोग का कोई रिपोर्ट पढ़ा है? ठीक है, उसमें आप लोगों को क्या मिलता है? उसमें हम लोग को मिलता है देखने के लिए ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल, बेसिकली डेटा। हम लोग को इकोनॉमी में इस पे काम करना है कि हमारे पास एक अच्छा डेटा हो, एक ग्राफ हो कि हाँ चीजें कैसे बदल रही हैं, इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो रहा है, पॉवर्टी कैसे हो रहा है। इस पे काम करना है हम लोग को, ठीक है। और जहां तक रहा बात साइंस एंड टेक का, तो साइंस एंड टेक में हम लोग को ट्राई करना है कि माइंड मैप बना करके हम लोग इस चीज को डील कर सकते हैं। आगे इन सब चीजों पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज हम लोग देखते हैं कि 67 बीपीएससी के बाद कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का नेचर डायनेमिक हुआ है, ठीक है, और चीजें बदली हैं, पहले ऐसी चीजें नहीं रही हैं, ठीक है। पहले क्या था कि केवल लॉन्ग क्वेश्चंस आते थे, 6-7 क्वेश्चन, उसमें से आपको कोई भी 3 या 4 अपनी मर्जी के क्वेश्चंस करने हैं। आपके लिए इजी था कि आप 10 टॉपिक रट के जाइए, आपको उससे 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, आप उसको क्लियर कर लेंगे। और क्वेश्चन भी काफी सिंपल, रेपिटेटिव, वही सेम क्वेश्चन बार बार आना। लेकिन चीजें 67 के बाद बदल गई हैं। क्वेश्चन का जो नेचर है वो क्या हो गया है? डायनेमिक हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन का नेचर क्या हो गया? डायनेमिक नेचर का क्वेश्चन आने लगे। कहीं ना कहीं क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए, एनालाइज कीजिए, करंट अफेयर से लिंक क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ जो है वो क्वेश्चंस का जो है झुकाव हो गया है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आया था डायनेमिक सेक्युलरिज्म के बारे में, तो क्या आप स्टैटिक अपने जो पढ़ने का तरीका है, नोट्स है, उससे इसके बारे में आंसर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आपको इसके लिए थोड़ा सा आपको अपना नॉलेज बेस बढ़ाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अखबार पढ़ना पड़ेगा, मैगजीन्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके अलावा आप खुद का रिसर्च करना पड़ेगा, तब आप इस टॉपिक पे एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा अपना क्या, स्टैटिक नॉलेज को डायनेमिक फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। वो कैसे होगा देखते हैं। आपके लिए पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक अच्छा पेपर आप पढ़ सकते हैं, हिंदू है, एक्सप्रेस है, पढ़ सकते हैं आप। और ट्राई करना है कि हमको उससे नोट्स नहीं बनाना है, पर सीखना है चीजें कैसे डेवलप हो रही हैं, चीजों को कैसे अंडरस्टैंड करना है, और उसको ट्राई करना है कि मैगजीन से उसको कम्प्लीमेंट करके हम एक अच्छा बेस प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और हमको ट्राई करना है कि यहां से हम कुछ रेलिवेंट अपने काम का निकालें और उसको अपने आंसर में पुट इन करें, ठीक है। क्लियर है ये चीज? चलिए कैसे करना है चीज, ये चीज कैसे करना है, ठीक है। लोग देखते हैं कैसे करना है।
एक मिनट, थोड़ा सा इसको टेक्निकल टीम लोड कर रही है। देखिए ये जो है ये हमारा करंट अफेयर्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम है, इसका नाम है स्मरण। इसका फोकस इस चीज का यही है कि आप लोगों के लिए कैसे बीपीएससी के लिए डायनामिक चीजों को हम लोग आसान करके आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका फोकस है एफिशिएंट कवरेज, कंप्रिहेंसिव स्कोप, इशू बेस्ड एनालिसिस, कनेक्टिंग लिंकेजेस, और कहीं ना कहीं आपके लिए चीजों को इंटीग्रेट करना। ठीक है, इसकी क्लासेस अभी चल रही हैं। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं आप ऑफिस में इसको इंक्वायरी कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों कि बीपीएससी कहीं ना कहीं चीजों को डायनेमिक क्वेश्चंस को पूछ रही है, और आपके लिए स्टैटिक चीजों को प्रिपेयर करना उतना इजी नहीं है कि आपके पास नोट्स है आप उसको रट करके अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। आपके पास कहीं ना कहीं इसका एक होलिस्टिक आइडिया, होलिस्टिक कवरेज इसका होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको कहीं ना कहीं जो है वो, चलिए तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को डायनेमिक क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। ठीक है, जो डायनेमिक नेचर के जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं उनको हम लोग को टैकल करने का अप्रोच क्या है और आप कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप लोगों को मैंने बताया स्मरण कोर्स के बारे में कि कैसे ये आपका जो कंप्रीहेंसिव कवरेज कराएगा करंट अफेयर्स का। केवल GS1 का जो सेकंड पार्ट है वो ही नहीं, बल्कि अलग अलग टॉपिक्स में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में, साइंस टेक में जो एक डायमेंशन चाहिए, जो अभी डायनेमिक नेचर के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको टैकल करने के लिए ये आपका काम आसान कर देगा। ये हमारा क्लासरूम प्रोग्राम है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से अपना जो डायनेमिक नेचर का जो चीजें हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। एक और अप्रोच आप इसके लिए कर सकते हैं। इसके अलावा किस चीज की जरूरत है, वो हमारा करंट अफेयर्स जो मैगजीन है। ठीक है, और ये बीपीएससी के हिस्ट्री में पहला बार ऐसा हुआ है कि इतना कंप्रिहेंसिव मैगजीन लॉन्च हुआ है। ठीक है, मैगजीन बहुत लोग लॉन्च करते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है। ये एक इशू बेस्ड एनालिसिस कहीं ना कहीं आपको देता है, और आप देख सकते हैं टॉपिक्स का जो कवरेज है या कहीं के क्वालिटी का जो कंटेंट का जो क्वालिटी है वो आपको एक एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अच्छा ऐसा दिखने के लिए काफी अच्छा है। ठीक है, और इसका कवरेज जो है वो बहुत ही कंप्रिहेंसिव है, और आप इसको रेफर कर सकते हैं अपना जो करंट अफेयर्स का पार्ट है उसको मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो ये दो तरीका है कि आप अपना जो डायनेमिक नेचर का जो क्वेश्चन उसको डील करने का तरीका एक अश्वमेध मैगजीन हमारा देख सकते हैं, और ये जो स्मरण कोर्स है आप इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने स्लाइड पे। ये चीज डिस्कस हो गया था, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को काम करना है प्रेजेंटेशन पे, कैसे प्रेजेंटेशन हम लोग के लिए अच्छा करना है कि हम एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम हॉल में आपने आंसर लिखा, क्वेश्चन आंसर बीपीएससी के पास गया। अब वहां तो आप सामने बैठे नहीं एग्जामिनर के, एग्जामिनर आपको जानता भी नहीं है कि आप कौन है, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो है आपके कॉपी के थ्रू आपका कॉन्फिडेंस को जज करेगा कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आपने कैसा आंसर लिखा है। तो द एग्जामिनर विल जज योर कॉन्फिडेंस थ्रू योर आंसर कॉपी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके कॉपी का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए ताकि उसको लगे कि आप एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट है, आप एक कॉन्फिडेंट कैंडिडेट है टू क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है, और वो कैसे होगा, योर आंसर शुड लुक इंप्रेसिव बिफोर इवन रीडिंग इट। आपको अपना आंसर ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर को पढ़ने से पहले देख के अच्छा लगे, अच्छा हाँ ये आंसर अच्छा लग रहा है, ये एक सीरियस कैंडिडेट है, ये एक अच्छा कैंडिडेट, ये कॉन्फिडेंट कैंडिडेट। ठीक है, इस पे काम करना है प्रेजेंटेशन पे। ठीक है, आपको अपने एग्जामिनर के लिए चीजों को आसान करना है, उनके लिए चीजों को टफ नहीं करना है कि आपके क्वेश्चन में चीजों को खोजना पड़े उनको। वो पहले ग्लांस में जब देखे तब उसको सब कुछ दिख जाए कि एक अच्छा इंट्रो है, अच्छा बॉडी पार्ट है, अच्छा कंटेंट है, क्वेश्चन के पार्ट्स को आपने, मैंने क्यों बताया कि सब हेडिंग में इसको लिखिए ताकि चीजें उसके लिए आसान हो जाए, उसको लगे आपने इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। तो एग्जामिनर के लिए चीजों को आपको आसान करना है। ठीक है,
आपका जो राइटिंग होना चाहिए वो कहीं ना कहीं लेजिबल होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसको पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाना पड़े, एक बार देखे और उसको आराम से चीजें दिख जाए। अगर उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा पढ़ने में तो शायद वो ना पढ़े, अच्छा मार्क्स ना दे। इसलिए ध्यान क्या देना है कि हैंडराइटिंग हो वो लेजिबल हो, ठीक है। ट्राई करना है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं हो, ठीक है, कटिंग आप नहीं करें, आप ओवर राइटिंग नहीं करें, इस सब चीजों पे ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन इससे अच्छा होता है, जो देखने में अच्छा लगेगा वो कहीं ना कहीं आपको उसका एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। एक और चीज है कि जो ब्राउनी पॉइंट्स है, जिनको हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं, वो कहीं ना कहीं विजिबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पेज है आपका, आंसर शीट है, तो ट्राई कीजिए कीवर्ड्स को ऊपर लिखें, उनको बोल्ड में लिखे, हाईलाइट करें, कहीं ना कहीं आप जैसे मान लीजिए कि आपको उसको ऐसे करके लिखें ताकि वो दिखे उसको कि आपने इसको लिखा है। आपको ये ट्राई करना है कि एग्जामिनर को खोजना ना पड़े कि आपके आंसर में इंपॉर्टेंट क्या है, वो आपको पहले इसको अच्छे से दिखा दीजिए ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिल सके, ठीक है। आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको अंडरलाइन करना है अच्छे से, ठीक है, और जो भी की पॉइंट्स है उनको फ्रंट पेज पे लिखना है, आपको बता दिया मैंने, ठीक है। और क्या होता है कभी कभी लगातार आप पैराग्राफ पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो एक हो जाता है मोनोटोनी कि एक ही जैसा लग रहा है, उसको ब्रेक करने के लिए आप फ्लो चार्ट या माइंड मैप बना सकते हैं, ठीक है, ताकि आंसर देखने में अच्छा लगे। लेकिन ध्यान क्या देना है कि इसका जो काम है फ्लो चार्ट और माइंड मैप का, ये होना चाहिए किस चीज का, वैल्यू एडिशन का होना चाहिए। इसमें रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। क्यों, जनरली बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो लिखने वाले पहले उसको दिखा दिए माइंड में, फिर इसको डिस्कस किए, कोई नीड नहीं है उसका, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि हम लोग को इस पे करना है वैल्यू एडिशन, रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं देना है, ठीक है। चलिए, क्लियर है ये चीज, ये चीज हो गया कंक्लूड, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, इसको अच्छे से पढ़िए, देखिए क्या लिखा है यहां पे। द मोर यू स्वीट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। इसका क्या मतलब है हमारे लिए मेंस एग्जाम के लिए, इसका ये रिलेवेंस है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप रोज आंसर राइटिंग करेंगे, उतना हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे अभी, जितना अच्छे से आप आंसर राइटिंग करेंगे अभी, उतना आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए, इस चीज के साथ हमारा जो ये था आइडिया लग गया हम लोगों को कि हम लोग को कैसे इस पे काम करना है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि आप जो है वो कंटेंट इंडिजिबल का काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को दिख रहा है ये चीज, देखिए, जैसे ये कास्ट, एक मिनट, जैसे ये कास्ट रिजर्वेशन पर अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप सुप्रीम कोर्ट के जो केस लॉज है उनको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे कुछ स्कॉलर्स का नाम दिया गया है, आप उनको मेंशन कर सकते हैं ताकि आपका वैल्यूडेशन हो। तो हमें क्या दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पॉलिटी में एक अच्छा अप्रोच क्या है वैल्यूडेशन करने का, कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज होने चाहिए, ठीक है, हमारे पास कहीं ना कहीं स्कॉलर्स का ओपिनियन होना चाहिए। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि रिजर्वेशन के बारे में योगेंद्र यादव ने क्या कहा है, रामचंद्र गुहा ने क्या कहा है, सुहास पालसेकर ने क्या कहा है, सबका क्या व्यूज है, क्या कमी है हमारे रिजर्वेशन सिस्टम में, कैसे हम उसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसको आगे अच्छे से समझेंगे। और जैसे जुडिशरी है, जुडिशरी पे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं हम उनको कैसे टैकल कर सकते हैं कि जब जुडिशरी के पास हम जो हमारे पास जो कंटेंट है, उस कंटेंट को लिखने के बाद हम लोग उसको कहीं ना कहीं स्कॉलर्स के ओपिनियन से उसको हम लोग इनहेंस करेंगे। कैसे, ये देखिए नेहरू जी का स्टेटमेंट है, नेहरू जी ने क्या कहा था, जुडिशरी इन इंडिया विल नॉट प्ले अ पैसिव रोल,
इट विल बी एन एक्टिव पार्टिसिपेट इन इंडिया सोशल रेवोल्यूशन। कहीं ना कहीं इस चीज से हम लोग क्वेश्चन को एक अच्छा एज दे सकते हैं। भिखू पारेख ने कहीं ना कहीं जुडिशियल को गवर्नेंस के बारे में बात किया है। ठीक है, जुडिशियल को गवर्नेंस क्या होता है? जुडिशरी जब अपने स्फेयर से बाहर निकल करके एक्टिविज्म में एक अच्छा रोल प्ले करती है तो हम लोग उसको कहीं ना कहीं को गवर्नेंस के अंदर रखते हैं। तो ये चीज का एग्जाम्पल हम लोग जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म के आंसर में दे सकते हैं। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं प्रताप भानु मेहता ने क्रिटिसाइज किया जुडिशरी के बारे में कि हाईली पॉलिटिसाइज्ड है और कहीं करप्शन है इसमें। लोग जो जुडिशरी जो अपना डिसीजन देती है कहीं ना कहीं पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के हिसाब से सरकार को फेवर करने के लिए देती है, इसको हम लोग क्रिटिसिज्म में लिख सकते हैं। और एक अच्छा जो डिफरेंस उन्होंने दिया, उपेंद्र बख्शी ने क्या कहा है कि कहीं ना कहीं जुडिशरी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हमारे जो कार्सिनोजेनिक इंडियन पॉलिटिक्स है, मतलब हमारे पॉलिटिक्स को जो कैंसर हुआ है, करप्शन का जो कैंसर है, उसको कीमोथेरेपी के रूप में ठीक करती है। तो कहीं ना कहीं इन स्कॉलर्स का ओपिनियन अगर आप अच्छे से अपने आंसर में यूज करते हैं जहां इनका नीड है, तो डेफिनेटली आप अपने आंसर में 1 नंबर 2 नंबर एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और जब हर एक क्वेश्चन में आप 1 नंबर 2 नंबर एक्स्ट्रा लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको हर एक पेपर में 10 नंबर 20 नंबर का आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा बाकी कैंडिडेट से, जो आपको एक अच्छे रिजल्ट की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इसको समझते हैं। जैसे ये देखिए, ये इंडियन पार्लियामेंट के बारे में कुछ स्कॉलर्स हैं, जैसे मॉरिस जोन्स है, ठीक है, सुभाष कश्यप है, हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी साहब ने कुछ कहा इसके बारे में। तो हम लोग इन सब चीजों को डिस्कस करके अपना आंसर जो है अच्छा कर सकते हैं। जैसे पार्लियामेंट के बारे में क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे हैंडल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, वैसे देखिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में अगर क्वेश्चन आता है, जो इससे पहले भी पूछ चुका है और अभी भी, चूंकि बिहार में इलेक्शन अभी जस्ट हुए हैं, आज रिजल्ट है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हम लोगों के लिए बन सकता है कि कहीं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा देना है अच्छे से। ठीक है, दिखाना है कैसे जो है वो चीजें राइज कर रही है, आपको हम दिखाएंगे, ग्राफ के साथ दिखाएंगे आगे। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो केस लॉज है उसको दिखाना, एडीआर केस, लिली थॉमस केस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में जो केस जो कहा था कि क्यों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहीं ना दिखाएं, पब्लिक डोमेन पे करें कि क्यों आपने क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को टिकट दिया है। इस पे ध्यान देना है हम लोग को ऐसे चीजें को लिखना है। ठीक है, एक हमारे पास स्कॉलर है, ठीक है, उनका नाम है क्या, उनका नाम है मिलान वैष्णव। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखा है इसी टॉपिक पे। उनके बुक का नाम है व्हेन क्राइम पेज मनी एंड मसल पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स। उन्होंने उस किताब में अच्छे से इसके बारे में बताया कि क्यों इंडिया में, खास करके नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली बिहार यूपी में इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा है। इन्होंने क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स के विनिबिलिटी के बारे में कहा है कि विनिबिलिटी परसेंटेज बहुत ज्यादा है। आप इसको डिस्कस कर सकते हैं 2-3 लाइन में, ये आपके आंसर को एक्स्ट्रा एज देगा। ऐसे आप पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन में, पॉलिटिक्स क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा एज ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग को इस पे काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कि जो आर्टिकल 32 है वो कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जब रीड डिस्कस करेंगे तो हम लोग को देखना है कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो अगर रीड्स को हम लोग ऐसे बॉक्स बना के डिस्कस करेंगे तो हमारे लिए भी चीजें इसको डिस्कस करना काफी इजी हो जाएगा। हम लोग प्रेजेंटेशन पे ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हम लोग रीड्स को लिखेंगे, उनको उनका मीनिंग दिखाएंगे, उनका जो पर्पस उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए ये केस है, ये जैसे प्रियम्बल पे क्वेश्चन था हमारे टेस्ट सीरीज का, तो उसका मॉडल आंसर है ये। तो प्रियम्बल पे जनरली लोगों के पास 3 केस रहता है। केशवानंद भारती केस कि प्रियम्बल पार्ट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर बिरूबारी केस में कहता है कि ये इसका पार्ट है। फिर एलआईसी केस में कहता है कि इंटीग्रल पार्ट। हम लोग को उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। केवल उतना अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा है तो केवल आप इन चीजों को लिख कर, काफी पुरानी चीजों को लिख करके आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख सकते हैं। आपको इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा आंसर बॉम्बे के बारे में लिखना पड़ेगा,
सज्जन सिंह केस में जस्टिस मुधोलकर ने जो बोला है प्रियम्बल के बारे में, आपको वो लिखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो अभी पिछले साल एक प्राइवेट मेंबर का बिल आया था कि जो प्रियम्बल है उसमें से जो 2 वर्ड है सेक्युलर और सोशलिस्ट, इनको हटा दिया जाए। तो ये बलराम सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है प्रियम्बल के बारे में, आपको वो लिखना पड़ेगा। तो क्या ऐसे हम लोग कंटेंट को अपना अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग कंटेंट को अपना अच्छा इस तरीके से बना सकते हैं, और इसको कैसे करना है, इस पर कैसे मेहनत करना है, कैसे आपको ये सब मिलेगा अच्छा कंटेंट, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है। परेशान नहीं होना आप लोगों को। ये देखिए, ये कुछ कोट्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपना एक अच्छा आंसर लिखने के लिए। जैसे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, आप इसको यूज कर सकते हैं। या फिर इट इज फेयर दैट 10 गिल्टी पर्सन्स गेट अनपनिश्ड देन पनिशिंग 1 इनोसेंट, जुडिशरी क्वेश्चन में आप इसको यूज कर सकते हैं। इस तरह के कोर्ट्स को आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे पास एक और कोर्ट है कि इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस बोथ द पार्टीज नो द ट्रूथ बट इज द जज हु इज ऑन ट्रायल। हम लोग को इस पे ध्यान देना है, ये कितना अच्छा कोर्ट है कि जो जुडिशरी में जब केस जाता है, लेट से हमारे और आपके बीच में केस है, हमको पता है कि हम गलत है, आपको पता है कि आप सही हैं, लेकिन डिसाइड किसको करना है, जज को डिसाइड करना है। इसलिए ट्रायल पे कौन है, जज है। एक अच्छा कोर्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें उसके बाद देखिए इसमें भी एक अच्छा कोर्ट है, ये हमारे फॉर्मर सीजीआई चंद्रचूड़ जी का कोर्ट है, जेंडर जस्टिस के बारे में है। फिर एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में कोर्ट है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का जो है वो हार्ट है, इस पे ध्यान देना है हम लोग को, ठीक है। इस तरह से हम लोग अपना कंटेंट जो है उसको इंडिच करना है। एक और कोर्ट हमारे पास देखिए जुडिशरी वाला है कि जुडिशरी इज द बलवार्क ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, इट गिव्स लाइफ टू द वर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी एक अच्छा कोर्ट है हमारे लिए, हम इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, अपने आंसर में अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को चीजों को ऐसे लेके चलना है कि कोर्ट जो है वो पॉलिटिकल साइंस में हम लोग को कैसे काम करना है। कोर्ट होगा एक, उसके बाद क्या हो गया, केस लॉज, उसके बाद क्या हो गया, स्कॉलर्स का क्या ओपिनियन है उस चीज पे, और अगर रिसेंट में कुछ हुआ हो एग्जांपल, उस हिसाब से कुछ कमिटी रिकमेंडेशन, कुछ लॉ कमीशन का कुछ रिपोर्ट आया हो, इस तरह से हम लोग कंटेंट को अपना इनरिच करना है। क्लियर है ये चीज, ये देखा हम लोगों ने, चलिए क्लियर है, हम लोग पॉलिटी में ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये इशू काफी न्यूज में रहता है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो सीबीआई को उन्होंने क्या कहा कि सीबीआई जो है वो केस्ड, सीबीआई जो है वो, एक मिनट, सीबीआई जो है क्या है वो केस्ड पैरोट है, पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है। ये चीज को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कहा था, लेकिन दिखाना है कि कोलगेट केस के बाद भी कहीं ना कहीं 2024 का अरविंद केजरीवाल पे केस है, उसमें भी सीबीआई ने इस चीज को रिटेरेट किया है। जस्टिस भुइया ने क्या कहा है इसके बारे में कि इट शुड डिस्पेल द नोशन ऑफ, ये जो अपना इसका इस पे जो टैग लग गया है केज पैरोट का, इसको हटा करके इसको ऐसे इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना चाहिए ताकि ये अनकेज पैरोट कहलाए, ठीक है। और इस चीज से सीबीआई का जो क्रेडिबिलिटी है वो खराब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पुराने स्टेटमेंट को भी आप एक नए रेलेवेंस के साथ 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसके हिसाब से आप अपने आंसर को इंडिच कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीआई ईडी ये सब हमेशा न्यूज में रहती है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे डिस्कस करना, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये हमारे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन और ये हमारे मॉडल आंसर का स्नैपशॉट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन किसके बारे में है, कोलिशन पॉलिटिक्स के बारे में है। तो केवल कोलिशन पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग ये लिखेंगे उसका बेनिफिट क्या है, उसका चैलेंजेस क्या है, तो हमको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। हमको दिखाना पड़ेगा एग्जांपल्स के साथ कि कैसे कोलिशन पॉलिटिक्स इंडिया के डेवलपमेंट में एक रोड ब्लॉक रहा है, कैसे चीजों को उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट्स ने पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग में जो है डेवलपमेंट को रोका है। से देखिए, चाहे वो डिले इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो या फिर खास करके ये 2008 में जो हुआ था, ये जो यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, 2008 में एक इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुआ था, ठीक है।
उस समय जो यूपीए गवर्नमेंट चल रही थी उसमें लेफ्ट पार्टीज भी कोलिशन में थी, और इन्होंने कहा था कि अगर गवर्नमेंट इस पे आगे बढ़ती है तो हम सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। तो कहीं कि सरकार के लिए चैलेंज हो गया था। फिर बाद में कुछ अलग कुछ पार्टियों ने बाहर समर्थन दिया था, फिर सरकार इस पे आगे बढ़ी थी। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, ये डेवलपमेंट में रोड ब्लॉक होती थी, कैसे एग्जाम्पल्स के साथ दिखाना है, तब जाके आपके क्वेश्चंस को एक मिलेगा वैलिड, हाँ, कि आप चीजों को सही तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है ना, जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है उसमें इस तरह की चीजों से आपको डील करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ इसमें एग्जांपल्स जो है वो स्टेट लेवल के हैं। महाराष्ट्र का एग्जांपल है, फिर आपको महाराष्ट्र एग्जांपल है, कर्नाटका का है, बिहार का है। इस तरह से आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं कोलिशन वाले टॉपिक में। ठीक है, हाँ, हम इसी के बारे में भी कह रहे थे आप लोगों को। देखिए, अगर एक क्वेश्चन आता है लेट्स से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में, काफी न्यूज में है अभी चीजें, और अभी बिहार में इलेक्शन जस्ट हुए हैं, तो इस क्वेश्चन के आने का चांस बहुत ज्यादा है। तो जब भी हम एक एक अच्छा आंसर लिखेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे, तो एक हमारे पास एक ऐसा ग्राफ होना चाहिए जिसमें हम दिखाएंगे कि लोकसभा में 2009 में, 2014 में, फिर 19 में, फिर 25 में एक कैसे ये क्रिमिनल्स का जो रोल है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और कैसे बिहार में क्या डेटा है कि किन किन पार्टियों ने कितने कितने क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को अपना टिकट दिया है। इस बार जो बिहार में जो नया विधानसभा चुना जाएगा उसमें कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिन पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को शो करने में। तो हम लोग को इस तरह से जो है पॉलिटी के क्वेश्चन से वैल्यूडेशन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है कि बिहार में अभी हाल ही में एक कास्ट सेंसस हुआ था, जिसको सरकार कहती है सेंसस नहीं, ये सर्वे है। ठीक है, अगर मान लीजिए किस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप इसके बारे में लिखिएगा, इसका बेनिफिट है, ये है, चैलेंज है। लेकिन बेनिफिट चैलेंज लिखने के अलावा ट्राई करना है कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको आप मिस ना करें। जैसे जब सरकार से पूछा गया मीडिया के द्वारा या अलग अलग पार्टियों के द्वारा, जब उनको चैलेंज किया गया कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ये तो केंद्र का काम है, तो उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया कि हम जो है इसको एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए कर रहे हैं इस काम को। आपको इस चीज को याद रखना है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, सरकार ने खुद कहा है कि हम इस चीज के लिए कर रहे थे। आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर कास्ट बेस्ड सेंसस से क्वेश्चन आता तो आपको इस चीज को अपने आंसर में लिखना है। साथ ही साथ डेटा दिखाना है, कैसे जो है कितने परसेंट किनकी आबादी है, उस हिसाब से चीजों को आपको एड्रेस करना है। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक स्टेटमेंट काफी चला गया था जो चैलेंजेस में है कि जितनी आबादी उतना हक, तो ये सब कीवर्ड्स है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इस तरह से कीवर्ड से आपको अपने आंसर को इनरिच करना है, खास करके इस तरह के क्वेश्चंस में आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये बिहार में एक क्वेश्चन अगर आता है ई गवर्नेंस के बारे में, तो ई गवर्नेंस क्वेश्चन में केवल हम लोग अगर इंडिया का एग्जांपल देंगे तो क्या हमारे लिए सही रहेगा? हमें लगेगा कि ये जो आंसर है अधूरा है। तो कहीं ना कहीं बिहार का जो एग्जांपल्स है हमें देना पड़ेगा कि सर्विस प्लस, आरटीपीएस, ई ऑफिस, बासवान, बेल्ट्रॉन, और जो बिहार का जो भूमि सर्वे हो रहा है, ये सब तो हम लोग को लिखना पड़ेगा ताकि हमारा आंसर जो है वो थोड़ा सा इनरिच हो सके। ठीक है, चलिए अब से देखिए, ये क्वेश्चन है, आपको पता है कि बिहार में भी हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं, और इलेक्शंस होने के बाद कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी, कोलिशन गवर्नमेंट, कास्ट इन पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। और इसके बारे में तो एक स्टेटमेंट भी दिया जाता है कि बिहार में जो है वो जाति का भी जाति नहीं है, या इंग्लिश में बोला जाता है कि इन इंडिया पीपल डू नॉट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप उसमें इस तरह से एक अच्छा कोट लिख सकते हैं। ठीक है,
एक स्कॉलर का जो आइडिया है कि कैसे क्रिस्टोफर जेफरलॉन ने कहा है कि ये एक इंडिया में साइलेंट रेवोल्यूशन की तरह काम करता है। योगेंद्र यादव ने इसके बारे में लिखा है कि ये सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज है, ठीक है। खास करके मंडल पॉलिटिक्स के बाद जो ओबीसीज या जो मार्जिनलाइज सेक्शन थे उनका मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एंटर करना, उसको इन्होंने कहा है साइलेंट रेवोल्यूशन। इन्होंने कहा है, योगेंद्र यादव ने कहा है कि डेमोक्रेटिक अपसर्ज है। इस तरह से चीजों को आप इंडिच कर सकते हैं, ठीक है। जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस है इनके पास, आपके पास कंटेंट बहुत कम है, तो उसमें आप उस स्कॉलर्स का ओपिनियन दे सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं, कुछ हाल ही में रिलेटेड कुछ हुआ उसको दे सकते हैं, ताकि आपका आंसर जो है वो इंडिच हो सके, ठीक है। इसी अप्रोच से आगे बढ़ना है। जैसे देखिए रजनी कोठारी ने क्या कहा है कि कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहा है, देखिए कि कहीं ना कहीं जो कास्ट है वो, इसका इंपैक्ट ऐसा रहा है कि डेमोक्रेसी हैज पॉलिटिसाइज्ड कास्ट और कास्ट हैज डेमोक्रेटाइज्ड पॉलिटिक्स। इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं, इससे आपके एक आंसर को अच्छा मिलेगा। अगर आपको थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करना है तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। एक मिनट, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, और उसको कंपेयर किससे कर सकते हैं, कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को अप्रोच कर सकते हैं, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट वर्सेस कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो इससे आपका आंसर थोड़ा सा इंडिच हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग आते हैं, अब हमने देख लिया कि पॉलिटी में किस पे काम करना है, कि अच्छा कोर्ट हो, स्कॉलर्स का ओपिनियन हो, केस लॉज हो, कुछ हाल ही का एग्जाम्पल हो, क्या उसके बारे में कहा गया है। इस तरह से हम लोग पॉलिटी में एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग अब देखते हैं कि क्या यही हिस्ट्री में रोज हिस्ट्री के लिए भी काम करता है। हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री में तो हम लोग को अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, ठीक है। हमने आपको पहले दिखाया था कि सब्जेक्ट वाइज चीजों को हम लोग को बदलना है, ठीक है। हम लोग आते हैं अब हिस्ट्री पे। हम लोग देखेंगे कि हम लोग को हिस्ट्री में कैसे एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, एक अच्छा कंटेंट हम लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री पे आते हैं। अब इसे देखिए, मॉडर्न आर्ट पे क्वेश्चन बराबर हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। तो क्या केवल मॉडर्न आर्ट में एक अच्छा डायग्राम बनाने से, एक अच्छा कंटेंट लिखने से अच्छा आंसर मिलेगा? नहीं। केवल एक अच्छा डायग्राम, हमने स्तूपा बना दिया, हमने चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस बना दिया, तो उससे हम लोग को अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। वो सब लोग कर रहे हैं। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको स्कॉलर्स ने क्या बोला है उसके बारे में वो लिखना है। आपको यहां मेहनत करना है, ठीक है। इससे आपको 1 नंबर या 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा हर एक आंसर में। ये चीजें जो है चीजों को बदलती है। अगर आप ये लिखेंगे तो आपको 20 जहां मिलने वाला था, आपको 20 से आप 22 पे चले जाएंगे। और जब 20 से 22 पे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन में अगर आप 2 नंबर एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हैं, समझिए कि आप पेपर में सीधा आप 20 नंबर का आपको एज मिल गया। 2 पेपर है, 20 + 20 40, 450 से आप कहा 490 पे चल जाइएगा। और आपके लिए आराम से चीजों को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको एक चीज बताते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मेंस कट ऑफ जो है जनरली 450 जाता है, अगर आप इसको टारगेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको चीजें मुश्किल होने वाली है, क्योंकि इसमें और फाइनल कट ऑफ में 90 नंबर का अंतर रहता है। और इंटरव्यू में 90 मार्क्स लाना कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट है, लक का गेम हो जाता है। फिर आप इंटरव्यू में इंश्योर नहीं कर सकते कि आपको 90 नंबर मिलेगा, क्योंकि आपके हाथ में चीजें नहीं है। इंटरव्यू बोर्ड आपको कितना नंबर देगा, आप तैयारी कीजिएगा, अपने हिसाब से 25 रहेगा, क्या पता आपको 80 मिल जाए, क्या कीजिएगा आप। तो कहीं ना कहीं आपको इससे आगे बढ़ना है। और जैसे ही आप 470 480 प्लस जाइएगा, और अगर इंटरव्यू में आप 70-80 नंबर लेकर के आते तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेंस ही वो गेम है जो आपको एक अच्छा रैंक दिलाएगा। इस बात का ध्यान रखना। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा। और ये सब कहां मिलेगा आगे आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब जैसे ये देखिए, ये पटना कलम के बारे में। तो कैसे हम लोग को दिखाना है कि ये प्रेजेंटेशन का गेम हो गया। प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छा कैसे हो सकता है, कैसे पटना कलम जो है वो मुगल पेंटिंग और कंपनी पेंटिंग का फ्यूजन है, हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं।
या आपको 1 नंबर 2 नंबर अच्छा दिलवा देगा। समझ रहे हैं चीजों को, कैसे हम लोग को हिस्ट्री में चीजों को अच्छा करना है, एक अच्छा आंसर लिखना है, ये प्रेजेंटेशन पे ऐसे काम करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसे देखिए, हमने अभी बात किसके बारे में बात किया था? हमने बात किया था अभी संथाल रिवोल्ट के बारे में कुछ देर पहले, कि संथाल रिवोल्ट में हमारे पास क्या स्कोप है। केवल मैप बना के आप अच्छा आंसर नहीं लिख सकते, आपको उसके लिए थोड़ा सा इन चीजों को भी आपको अपने आंसर्स में इंक्लूड करना पड़ेगा। कीवर्ड्स हैं, स्कॉलर्स का क्या ओपिनियन है, वाटरसेन मूवमेंट क्यों है, रंजीत गुहा ने क्या बोला है, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है, चार्ल्स डिकेंस ने क्या बोला है, कैसे ये फ्रीडम स्ट्रगल के लिए प्रीकर्सर था और आगे के फ्यूचर मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस किया है। यहां पे मेहनत करना है आपको। ये आपको +2 लेकर के आएगा आपके आंसर में, ये आपको 20 से 22 पहुंचाएगा। ठीक है, यहां काम करना है, समझ रहे हैं ना? ये हम लोग को मेहनत करना है ताकि हम लोग अच्छा आंसर लिख सके। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये मुंडा मुंडा रिवोल्ट के बारे में है। कैसे जो है स्कॉलर्स ने अपना ओपिनियन दिया मुंडा रिवोल्ट के बारे में, उसका एक अच्छे से इवोल्यूशन किया है। हम लोग को इस अप्रोच को लेकर के चलना है। ठीक है, मैक्स वेबर ने क्या कहा है कि प्रॉफिट्स इमर्ज ड्यूरिंग सोशल क्राइसिस, इसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है बिरसा मुंडा कंटेक्स्ट में। कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा के बारे में जो है वो अलग अलग स्कॉलर का क्या ओपिनियन रहा है, उसको हम लोग कर सकते हैं। झारखंड मूवमेंट में उनका क्या रोल था, ऐसे हम लोग को दिखाना है चीजों को, ताकि हम लोग को एक अच्छा मार्क्स मिल सके। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए हिस्ट्री में अगर कोई क्वेश्चन आता है जिस क्वेश्चन में दोनों है, सीडीएम है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, तो एक अच्छा प्रेजेंटेशन का अप्रोच क्या हो सकता है? जैसे देखिए, हम लोग इसको ऐसे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं अच्छे से, साथ साथ दोनों कंपेयर कर सकते हैं। सॉरी, ये मॉडरेट्स के बारे में हम गलती से बोल दिए। ये मॉडरेट्स के बारे में अगर क्वेश्चन मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में आता है तो उसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो नॉन कॉपरेशन और सीडीएम के बारे में है। अगर इनके बारे में क्वेश्चन आते तो हम इनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ध्यान देना है, कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट वाले क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं जो है वो एक टेबल बना करके जो हम लोग कंपेयर करते हैं उसका अप्रोच काफी अच्छा है, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये वेस्टर्न एजुकेशन वाला जो जो नोट्स है उसका स्नैपशॉट है। ठीक है, तो कैसे जो है हम लोग चीजों को एक अच्छे कीवर्ड अप्रोच से इसको डील करना है। जैसे देखिए, ये मैकाले का एक स्टेटमेंट है, गुड सेल्फ ऑफ यूरोपियन लैंग्वेज इज फार बेटर देन द इंटायर लिटरेचर ऑफ द ईस्ट। इसके बारे में लिखना है हम लोग को। कहीं ना कहीं मैकाले मिनट लिखेंगे तो हम लोग को डाउनवॉल फिल्ट्रेशन थ्योरी, ट्रिकल डाउन इफेक्ट के बारे में लिखना है हम लोग को। ठीक है, वुड डिस्पैच के बारे में लिखना है, कैसे बिहार में ये चीजों को इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कहाँ कहाँ कब स्कूल खुले, तो हम लोग को यहाँ मेहनत करना है। ठीक है, कीवर्ड से फोकस करना है। अब जैसे मान लीजिए कि एक हमारा नया सेक्शन हमारे नोट्स में है कि पर्सनालिटी थ्रू कंपैरिजन, कैसे चीजों को हम कंपेयर कर करके एक साथ अलाइन करके उनको अच्छे से हम लोग डील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए गांधी टैगोर पे क्वेश्चन कंपैरिजन के लिए आता है तो हम उनको ऐसे कंपेयर करके अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एक अच्छा अप्रोच है, हम लोग इसको देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं, हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि हिस्ट्री में एक अच्छा अप्रोच क्या हो सकता है, कि हम लोग एक तो तरीका है कि उसके बारे में कुछ मैप बना दे, उसके बाद स्कॉलर्स का क्या ओपिनियन है उसको लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस अच्छे से लिख सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे पास एक तरीका है कंपेयर करने का, उस कंपेरिजन के थ्रू हम लोग उस आंसर को अच्छा कर सकते हैं। हम हमारे पास हिस्ट्री में ये सब अप्रोचेज है, हम लोग को इस पे काम करना है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में अलग था, हिस्ट्री में अलग है। अब लोग ज्योग्राफी पाते हैं, ज्योग्राफी में कैसे काम करना है, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन अभी हाल ही में आया था मैंग्रोव्स के बारे में। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को मैप दिखा करके दिखाना है कि इंडिया में मैंग्रोव्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। ये हमारे आंसर के लिए एक अच्छा तरीका है लिखने का, इस पे काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है,
ये भी देखिए पिछले बार बीपीएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में कैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो टेबल के फॉर्मेट में हम लोग भी इसको अच्छे से बना के दिखा सकते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ज्योग्राफी में हम लोग को ऐसे काम करना है। ठीक है, तो आप लोग पूछेगा सर ये नोट्स कहाँ मिलेगा, बोला तो बताएंगे आपको, सब कुछ मिलेगा, ये आप ही के लिए, आप ही को मिलेगा। ठीक है, हम लोग वीडियो के अंत में इसके बारे में बात करेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये बीपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ज्योग्राफी में, जिसको कहा जाता है मॉनसून। आपको मॉनसून के बारे में डिस्कस करना है, मैकेनिज्म कैसे काम करता है, लेकिन बिना मैप के आप इसको अच्छे से नहीं दिखा सकते हैं। तो एक अच्छा मैप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्योग्राफी में ये अप्रोच हम लोग को लेकर के चलना है। ठीक है, वैसे ही मॉनसून के अंदर एक टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं, क्या आईटीसीजेड। ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, कैसे मॉइस्चर आता है और चीजों कहीं ना कहीं वो मॉनसून में काम करता है, जेट स्ट्रीम है, सब चीजों को हम लोगों को दिखाना है एक प्रॉपर मैप के साथ। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन ही पिछले साल आया हुआ है, जो बीपीएससी ने पूछा था कि एलुवियल और डिल्यूवल सॉइल्स में क्या अंतर है, दिखाना है कैसे इंडिया में सॉइल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। हम लोग मैप के थ्रू अच्छे से दिखा सकते हैं, एक टेबल बनाकर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं इंडिया में कैसे काम करता है। तो ये अप्रोच जो है मैप बेस्ड अप्रोच जो है वो, टेबलर बेस्ड अप्रोच जो है ये ज्योग्राफी में एक अच्छा अप्रोच है, लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है चीज? ये सब कंटेंट जो है ये आप ही के लिए बना है, आप ही को मिलेगा, इसलिए परेशान नहीं होना है। ये भी क्वेश्चन पिछले बार आया था मिलेट्स वाला, तो ये भी देख सकते हैं आप, कहीं ना कहीं इसको आप ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मखाना के बारे में, मखाना वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पिछले बार एग्जाम में आया, तो इसको भी हम लोग अच्छे से डील कर सकते हैं। ठीक है, ये नोट कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको इसके बारे में बताया जाएगा आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बीपीएससी ने अभी तक स्पेसिफिकली इसके बारे में पूछा नहीं है, लेकिन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसको हम लोग कहते हैं इथेनॉल। गवर्नमेंट अभी बहुत स्ट्रांगली इसको ये क्या कहते हैं प्रमोट कर रही है इथेनॉल को, बिहार गवर्नमेंट खास करके बहुत इस पे काम कर रही है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, इसके बारे में एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा इंफोग्राफिक, अच्छा कंटेंट पूरा कंसाइज आपके लिए अवेलेबल है, इसको ऐसे डील करना है ज्योग्राफी में। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अब देख लेते हैं कि हम लोगों को इकोनॉमी में कैसे चीजों को देखना है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? देखिए अगर क्वेश्चन आता है बिहार में इंडस्ट्रियल क्लस्टर कैसे, तो आप एक मैप बना के आप उसको अच्छे से कहीं ना कहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, देखिए बिहार का मैप बना हुआ है, बिहार में कहाँ कहाँ कौन सा क्लस्टर है। ठीक है, उसको हम लोग दिखा सकते हैं मैप बना करके। और जो अगला स्लाइड उसमें इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे बिहार में अलग अलग जो क्लस्टर है उनमें क्या क्या स्पेशल उनका फीचर है, कहाँ पे किस किस चीज का इंडस्ट्री है, कहाँ पे किस चीज का मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा अप्रोच इकोनॉमी में आंसर लिखने का है, एक अच्छा कंटेंट बनाने का है। ठीक है, मान के चलिए अगर कि क्वेश्चन आता है अनएम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक अप्रोच होना चाहिए कि आप उसके में कीवर्ड अप्रोच अपनाइए। ठीक है, आप उसका कॉजेज जो है उसको अच्छे से लिखिए, जॉबलेस ग्रोथ इंडिया में क्यों उसको दिखाइए, कहीं ना कहीं जेंडर डायमेंशन मिसिंग वुमन को अच्छे से दिखाइए आप। ठीक है ना, उसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में वो देखिए। हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, आपको इकोनॉमी में कहीं ना कहीं हमारे पास एक अप्रोच होना चाहिए कि डेटा, और उसको हम लोग को ग्राफ में कैसे दिखाना है, कैसे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो राइज कर रहा है। ठीक है, कैसे हमारे पास पीरियोडिक लेवल फोर्थ सर्वे का जो एक डेटा है उसको हम लोग को पुट करना है,
कैसे इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में कम है, खासकर फीमेल का तो और ज्यादा कम है। कैसे हमारे यहाँ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो बिहार में सबसे जो है वो कम है, उसको हम लोग को बढ़ाना है। कैसे कहीं ना कहीं बिहार में डिपेंडेंसी रेट सबसे ज्यादा है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हो गया, ये एक ग्राफ के साथ दिखाना कैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ये हमारे पास ये तरीका है कि इकोनॉमी हम लोग कंटेंट को अपना अच्छा कर सकते हैं। ये तरीका है कि हम लोग इकोनॉमी में एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं इस अप्रोच के साथ। क्लियर है ये चीज? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं हमारे कुछ कॉपीज को। ठीक है, कुछ टेस्ट कॉपीज हमारे पास हैं, जो हमारे टेस्ट सीरीज के कॉपीज हैं, उनके थ्रू आपको हम दिखाते हैं कि आप एक अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कि इसमें जो कैंडिडेट है उन्होंने कैसे जो एक अच्छे डायग्राम के साथ जो चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप इसको देख सकते हैं, काफी नीट एंड क्लीन है, चीजों को अच्छे से डिस्कस किया है, डायग्राम बनाया है। तो ये अप्रोच आपके लिए काफी अच्छा है, ये आप देख सकते हैं अच्छे से। इसके बाद देखिए ये मॉडर्न आर्ट वाले क्वेश्चन में कैसे इन्होंने एक अच्छे अप्रोच से चीजों को डिस्कस भी किया है और डायग्राम भी बनाया है। आप इसको देख सकते हैं, देख लीजिए। ये देखिए स्तूपा वाले चीजों को इन्होंने अच्छे से डिस्कस किया है डायग्राम बना करके। ऐसे आप अपना हिस्ट्री का अप्रोच आंसर राइटिंग का सीख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये देखिए ये एक हमारे पास एक हमारे टेस्ट सीरीज का कॉपी है। ठीक है, वो देख सकते हैं आपकी शॉर्ट आंसर कैसे लिखा गया है। इसमें चीजों को स्टार्टिंग में अच्छे से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, फिर फ्लो चार्ट के थ्रू उसको दिखाया गया है, फिर क्रिटिकली उसको पॉइंट वाइज दिखाया गया है, और फिर इसको अच्छे से कंक्लूड किया गया है। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये एक अच्छा अप्रोच है आंसर लिखने का। ये हमारे टेस्ट सीरीज का कॉपी है। फिर देखिए ये भी एक अच्छा कॉपी है। ये स्टेट ऑटोनॉमी के बारे में क्वेश्चन था, शॉर्ट नोट्स, उसमें इन्होंने अच्छे से इस चीज को अच्छे से हैंडल किया है, बुलेट पॉइंट वाइज इन्होंने अच्छे से लिखा है, और अगले पेज में इसको अच्छे से चीजों को अलग अलग तरीके से डिस्कस किया है। ये एक अच्छा अप्रोच है आंसर लिखने का। ठीक है, देखिए हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको हम दिखाते हैं। ये हमारे टेस्ट सीरीज का कॉपी है। कैसे इन्होंने स्टार्ट किया है, एक अच्छे कोट से स्टार्ट किया है, एक अच्छा इंट्रो दिया है। ठीक है, चीजों को अच्छा फ्लो चार्ट से दिखाया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का जो पार्ट्स है उसको सब हेडिंग बनाकर इन्होंने अच्छे से डिस्कस किया है चीजों को। ठीक है ना, देखिए कैसे इन्होंने चीजों को अच्छे से, आप इनके कॉपी में देखिए कि अच्छा कंटेंट भी है। ठीक है, देख सकते हैं एक अच्छा प्रेजेंटेशन भी है। ठीक है ना, ऐसे आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, एक अच्छा अप्रोच है लिखने का ये, आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अब देखिए कैसे इन्होंने चीजों को अच्छे से डिस्कस किया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, और लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चीजों को इन्होंने कंक्लूड किया है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं अच्छे से कैसे ये एक कोट लिखा है, फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए कंक्लूड किया, और चीजों को अच्छे से कंटेंट भी डिस्कस किया। तो एक अच्छा अप्रोच है, आप ऐसा आंसर लिख सकते हो और आपको एक अच्छा मार्क्स आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो ये दिखाने का पर्पस ये है कि आप सीखे कि आपको कैसे कंटेंट अच्छा रखना है, साथ साथ प्रेजेंटेशन भी अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए एक और अच्छा कॉपी हमारे पास है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में क्वेश्चन था उसके बारे में है। ये सारे कॉपीज हमारे टेस्ट सीरीज के हैं। इसमें देखिए एक अच्छा कोट से स्टार्ट किया गया है, फिर दिखाया है कि रल्लास्की ने क्या बोला है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज का ओरिजिन कैसे हुआ है उसको दिखाया गया, देख लीजिए अच्छे से आप। अच्छा प्रेजेंटेशन है, कंटेंट भी अच्छा है। फिर उन्होंने दिखाया है कि कहीं ना कहीं जो है वो
वो इसका जो सिग्निफिकेंस है, फंडामेंटल ड्यूटीज का सिग्निफिकेंस क्या है, उसको इन्होंने दिखाया है, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ दिखाया है। वो देखिए आप, प्रेजेंटेशन अच्छा है काफी। फिर इसका रेलेवेंस दिखाया है कि रेलेवेंस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्यों है, लिमिटेशंस क्या क्या है इसमें उसको भी दिखाया है अच्छे से। ठीक है, सब कुछ कंटेंट अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है। देखिए आगे बढ़िए। उसके बाद जुडिशरी ने इसके बारे में क्या बोला है, अलग अलग केस लॉ से इन्होंने समझाया कि जुडिशरी ने इसके बारे में क्या बोला है, जस्टिस वर्मा कमेटी ने क्या बोला, एम्स केस क्या था, रघुनाथ मिश्रा केस क्या था, और फिर नीचे थोड़ा सा अच्छे से कंक्लूड किया। हालांकि कंक्लूजन इसमें बेटर हो सकता था, ये हम रिमार्क यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमारी टीम है उसने रिमार्क दिया, लेकिन ओवरऑल कंटेंट काफी अच्छा, प्रेजेंटेशन अच्छा है। आप इस चीज को सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉपी हमारे पास और उनको देख लेते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन था, उसका एक कॉपी है, उसको लोग देख सकते हैं। कैसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इंट्रोड्यूस किया है, डिफाइन किया, ये दिखाया है कैसे एपेक्स कोर्ट है। फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिखाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, ओरिजिन क्या है, फिर अलग अलग जुडिक्शन क्या है उसको अच्छे से दिखाया है। ठीक है, फिर जो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन है उसको अच्छे से दिखाया है। ठीक है, उसके बाद जो अपीलेट जुडिक्शन है उसको अच्छे से क्लियर किया है और एक अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ इन्होंने दिखाया है। ठीक है, ये एक अच्छा तरीका है। फिर उसको दिखाया उसके टाइप कितने कितने अलग अलग कौन कौन से टाइप्स हैं, फिर उसको उन्होंने डिस्कस किया है, चीजों को डिस्कस की है। ठीक है, और फिर उन्होंने दिखाया है कि अलग अलग जुडिक्शन में फिर रिट जुडिक्शन आता है, और रिट जुडिक्शन कैसे काम करता है। प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छा है, कंटेंट भी ठीक है, सिग्निफिकेंस दिखाया है इसकी, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्लियर है चीज। फिर इसका कहीं ना कहीं ये सिग्निफिकेंस में दिखाया कि रूल ऑफ लॉ कैसे मेंटेन होता है, अलग अलग केसेस के बारे में बताया है, केसेस से दिखाया है। कहीं ना कहीं कंटेंट भी अच्छा है, कंटेंट भी काफी अच्छा है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है। हमारे टेस्ट सीरीज का कॉपी है। ठीक है, और उसको कंक्लूड किया है। ये एक अच्छा अप्रोच सकता है आंसर राइटिंग का, जिसको कि आप कर सकते हैं। चलिए अब हम चीजों को कंक्लूड करते हैं कि हमारा आज का इन्फ्रेंस क्या रहा, कोर क्या रहा, क्या सीख के हम लोग को जाना है आज। तो हमारा जो आज का इन्फ्रेंस रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो है वो आंसर राइटिंग क्यों जरूरी है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने स्टार्टिंग में आर्ट क्यों लिखा था, क्यों आंसर राइटिंग जो है आर्ट है, ये कला क्यों है, और आपको हमने दिखाया कैसे कंटेंट अच्छा कर सकते हैं, कैसे एक अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आपको हमने अच्छा कंटेंट दिखाया, पॉलिटी में कैसे करना है, हिस्ट्री में कैसे करना है, ज्योग्राफी में कैसे करना है। हमारे नोट से कुछ आपको स्क्रीनशॉट दिखाया कि हमारे पास एक अच्छा कंटेंट कैसे हो सकता है। कुछ प्रेजेंटेशन आपको अच्छा दिखाया, कुछ इसलिए आपको कुछ कॉपीज हमने दिखाई लास्ट में टेस्ट सीरीज की, कैसे आपको उस मेहनत करना है, कैसे आपको एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और लगातार ये सवाल रहता है आप लोगों का कि सर एक अच्छा कंटेंट हम लोग कहाँ से लाएं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम नोट्स बनाए उसमें हम एडिशन करें, हम उसको कहाँ कंसाइज कैसे करें, बहुत बल्कि हो गया है, रिवाइज नहीं कर पाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ें, हमारे पास टाइम नहीं कि हम मैगजीन पढ़ें। तो हमने आपको बता दिया कि आपका करंट अफेयर्स का जो दिक्कत है उसको दूर करने के लिए हमारे पास स्मरण है और हमारा असमंज मैगजीन है। लेकिन एक अच्छा कंटेंट स्टैटिक पोर्शन के लिए, जितना भी अलग अलग चीजें बार बार पूछा जाता है एक सिलेबस के लिए, उसको कैसे डील करना, उसको डील करने के लिए हमारे पास है एक सारथी। सारथी शब्द कहां से आया, हमने देखा कि कुरुक्षेत्र में जैसे भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के लिए एक रास्ता बनाते हैं कि देखो पार्थ तुम्हें इस रास्ते पे आगे चलना है। तो उनके लिए क्या थे, वो गाइडिंग लाइट थे, टॉर्च बियरर थे, एक रास्ता दिखा रहे हैं। वो वही सेम काम आपके लिए सारथी करेगा। इस सारथी का पर्पस ये है कि आपको खुद से नोट्स नहीं बनाना है, आपको बस पढ़ना है। कंटेंट आपके लिए हम बनाएंगे, हम पे भरोसा रखिए कि आपसे अच्छा कंटेंट हम बना सकते हैं, हमारी टीम बना सकती है। और ये कंटेंट का जो आपका जो समस्या है वो दूर करता है सारथी, जिसमें आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, सारे पीवाईक्यू के सॉल्यूशन मिलेंगे, एक अच्छा वैल्यूडेशन जो आपको हमने दिखाया, स्कॉलर्स का ओपिनियन क्या है, केस लॉज क्या है, स्कॉलर्स के क्या टॉपिक क्या है, कोर्स क्या है, मतलब सब कुछ आपको एक जगह मिलेगा, एक कंसाइज फॉर्मेट में। मुश्किल से 50-60 पेज के अंदर आपको हर एक जो सब्जेक्ट है, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, 6 बुक इसके अंदर आने वाले हैं। पॉलिटी आएगा, हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, साइंस आएगा, और लास्ट में करंट अफेयर्स, सबका कंपाइलेशन करंट अफेयर्स का आएगा।
तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है कि आप जब अगर इसको रेफर करते हैं तो आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है, सारा कंटेंट आपके पास है ऑलरेडी, आपको उसको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से आंसर लिखना है और अच्छे से बस एग्जाम को क्लियर करके आपका जो ड्रीम है एसडीएम बनने का, डीएसपी बनने का, उसको आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका जो ये जो बार बार रहता है क्यूरी सर कि हम लोग वैल्यूडेशन कैसे करें, कंटेंट अच्छा से कहां से, कंटेंट आपको अच्छा मिल जाएगा इसमें। जो भी हमने आपको दिखाया इस पूरे के पूरे लेक्चर सीरीज में, जो भी स्नैपशॉट था वो सब इसी का पार्ट था। ठीक है, तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना, और कंटेंट आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। बीपीएससी के हिस्ट्री में पहला बार आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। ठीक है, मार्केट में कंटेंट पहले से है पर कहीं ना कहीं क्वालिटी उनका इस लेवल का नहीं, वो आपको अभी लेक्चर देख करके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं ये दिक्कत जो है वो दूर हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने आखिरी इस चीज पे कि ये जो हमारा आंसर राइटिंग का जो ये लेक्चर था, ये आधारशिला का पार्ट है। ठीक है, और आधारशिला के अंदर हमारा जो है नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है 26 नवंबर को। ठीक है, और ये बीपीएससी के इतिहास में पहला बार, बिहार में पहला बार हम लोग पर्सनल मेंटरशिप सिलेक्शन का गारंटी देते हैं। आप ये जो कोर्स है ये केवल क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि क्लासरूम के बाहर आपके सपोर्ट के लिए कि आपका मेंटरशिप कैसा है, आपके कितना सीखना है, आपको कितना इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आंसर राइटिंग हो, कंटेंट हो, जो भी हो, सब कुछ इसके अंदर है। और कहीं ना कहीं ये स्टार्ट होता है बेसिक से, एनसीईआरटी से स्टार्ट होता है, एनसीईआरटी से स्टार्ट होने वाला कोर्स है ये, और आपको एडवांस तक लेकर के जाएगा। उसी का पार्ट ये आंसर राइटिंग का, जिसका एक लेक्चर आप अभी देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी तरह का जो आपको आंसर राइटिंग का लेक्चर इसमें आगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा आंसर कैसे फ्रेम करना है, एक अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी कैसे अरेंज करना है, स्ट्रक्चर कैसे करना है, फ्लो कैसे अच्छा करना है, कैसे चीजों को कंक्लूड करना है। ठीक है ना, एक कम्प्रिहेंसिव पार्ट है वो इसी के अंदर आधारशिला के अंदर आता है। और ये बिहार में पहला बार, बीपीएससी में पहला ऐसा अटेम्प्ट है जो पर्सनल मेंटरशिप के थ्रू फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं क्लासरूम में तो आपको जो एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा क्वालिटी का जो एजुकेशन वो तो मिलेगा ही, क्लासरूम के बाहर का ये सपोर्ट सिस्टम इतना मजबूत है कि आपके लिए खुद ये कहीं ना कहीं ये एक बेनिफिट की तरह, एक लॉन्च पैड की तरह काम करेगा। ठीक है, और इसका स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो 16 तारीख को होने वाला है। 16 नवंबर डेट आप लोग सेव कर लीजिए, रिमाइंडर लगा लीजिए कि 16 तारीख को इसका स्कॉलरशिप टेस्ट है। और इसमें आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, अगर आप इस टेस्ट को अपीयर करते हैं और आप इसमें अगर फर्स्ट रैंक लाते हैं तो डायरेक्टली आपको 50% तक ऑफ मिल सकता है इस पूरे के पूरे कोर्स फी में, 50% ऑफ। और अगर आप रैंक 2 से रैंक 5 के अंदर है तो आपको 30% ऑफ, और उसके बाद आपको उस हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन रैंक 1 को सीधा 50% ऑफ मिलेगा, याद रखना है ये चीज। 16 नवंबर को टेस्ट है और 26 तारीख से बैच स्टार्ट है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को ध्यान देना है, और कहीं ना कहीं आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है वो इसका पार्ट बनिए और कहीं ना कहीं एक आप एज लीजिए, क्योंकि ये चीज बीपीएससी के हिस्ट्री में पहला बार हो रहा है और बिहार के हिस्ट्री में पहला बार हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग आइए, हमसे जुड़िए और सीखिए, और कहीं ना कहीं एक खुद में आपको डिफरेंस मिलेगा क्यों आपके लिए ये चीज सिलेक्शन के लिए जरूरी है। चलिए, आज का जो पहला सेशन था आंसर राइटिंग का वो यही खत्म होता है। हम लोग फिर मिलेंगे आंसर राइटिंग के लिए, आगे चीजों को बढ़ाते हुए कैसे एक अच्छा आंसर लिखना है। थैंक यू।